ये बराबर एक जैसा इक्वल। और विधान का मतलब क्या होता है? विधि का विधान। विधान का मतलब होता है कानून। कानून यानी कि लॉ, यानी कि लॉ कानून। और आप इसको नियम भी कह सकते हैं, नियम। तो देखिए कोई भी भारत का जो संविधान था दोस्तों वो कब बन के तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर आप बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान में अनुच्छेद 17 को जोड़ा गया जो क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, छुआछूत का अंत। ये तो आप जानते हैं। अब सत्ता के शक्ति के विभाजन के आधार पर शासन के गवर्नेंस के 3 भाग होते हैं। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, उसके बाद होता है आपको कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। अब तीनों का देखिए संविधान का देखिए अर्थ क्या होता है? संविधान। सम का मतलब होता है इक्वल, सम का मतलब होता है इक्वल यानी कि बराबर, इक्वल बराबर, सब के लिए बराबर एक जैसा इक्वल। और विधान का मतलब क्या होता है? विधि का विधान। विधान का मतलब होता है कानून, कानून यानी कि लॉ, यानी कि लॉ कानून। और आप इसको नियम भी कह सकते हैं, नियम। तो देखिए कोई भी देश का संविधान कहने का मतलब होता है कि सम और विधान, मतलब सब के लिए एक जैसा कानून बनाना ही संविधान है। जो किसी भी देश के जो नागरिक हैं उसके हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो और वो लिखित कानून हो। ये कहां पता चलता है हमें? तो संविधान में पता चलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल से समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए संविधान आप लोग को अधिकार देता है, आप लोग को मौलिक अधिकार देता है। जैसे समझिएगा इंटरनेट है, आपका इंटरनेट का अधिकार है। जैसे देखिए आपका इंटरनेट का अधिकार है, इंटरनेट चलाने का अधिकार आप लोग देश के सारे नागरिकों को संविधान देता है। लेकिन वही संविधान क्या करता है? इस अधिकार को, इंटरनेट के अधिकार को रद्द भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। याद रखिएगा रद्द कर सकता है। कब रद्द कर सकता है? कभी कहीं अराजकता फैल गई, कहीं दंगा फैल गया, या कहीं नेशनल इशू का कोई मुद्दा है, तो देश का संविधान क्या करता है? ये अधिकारों को रद्द कर देता है। लेकिन रद्द करने का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट अगर रद्द हुआ, कश्मीर में इंटरनेट रद्द हुआ, तो मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी और डी हैं, तो ऐसा कभी नहीं करेगा कि ए और बी इंटरनेट चला पाएंगे और सी और डी इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। कहने का मतलब संविधान क्या करता है? इक्वली सबको न्याय और न्याय देने का वचन देता है, शासन देता है। याद रखिएगा। तो अगर ये रद्द करेगा तो चारों के चारों के लिए रद्द करेगा, अगर इन लोगों को अधिकार देगा तो चारों के चारों को अधिकार देगा। तो संविधान का बेसिकली यही सिस्टम है दोस्तों। आप देखिए आप जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं एक बात राज्य व्यवस्था जिसको कहते हैं पॉलिटी, और एक आप देखते हैं संविधान जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस दोनों के बीच में पहले समझिएगा, पहले इसमें क्या है, क्या ये सिस्टम होता है। देखिए इसका डिफिनेशन देखिए यहां पे हम लिख दिए हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए संविधान क्या है? नियम और कानून का एक ऐसा संकलन है, नियम और कानून का एक ऐसा संकलन है जो किसी देश के शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। याद रखिएगा नियम और कानून यानी कि लॉ, और आपको जो लॉ हैं, आपको जो नियम है, रूल्स एंड लॉ हैं, उनको चलाने के लिए एक ऐसा संकलन है जिससे किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक हो। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कोई भी संविधान है तो आप संविधान तो नियम तो आपको बताता है, लेकिन आप उसको लागू कैसे करिएगा? तो लागू करवाने का काम ही राज व्यवस्था का है। याद रखिएगा पॉलिटी क्या है? संविधान को लागू करता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। संविधान को व्यवहार में लाना, राज व्यवस्था क्या करता है साथियों? संविधान को व्यवहार में लाना एवं लागू करना, संविधान को व्यवहार में लाना, धरातल पर उतारना। अब संविधान तो एक बुक है, संविधान तो एक बुक है। उस संविधान में देखिए 22 भाग हैं, भाग मतलब बोले तो चैप्टर। किसी भी किताब में चैप्टर देखते हैं ना आपकी, कितना चैप्टर पहले हमको पढ़ना, पहले तो यही देख लेते हैं। तो संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं संविधान में। संविधान में थोड़ा सा देखिए समझिएगा, संविधान में भाग कितने, भारत के संविधान में भाग कितने हैं? तो आप बोलेंगे 22 भाग हैं। आप उसके बाद देखिए आप एक सुनते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद क्या होता है? वो टॉपिक होता है। अब आप जैसे आप चैप्टर तो देख लिए, लेकिन हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टॉपिक होता है। जैसे भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, याद रखिएगा, तो ऐसे समझिए। और भाग 5 की अगर बात करें तो भाग 5 में 100 अनुच्छेद है। मतलब क्या कहते हैं? कोई टॉपिक छोटा कोई टॉपिक बड़ा। तो कहने का मतलब है दोस्तों आर्टिकल, अनुच्छेद क्या है? वो एक टॉपिक है, समझ लीजिएगा। तो आर्टिकल देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, आर्टिकल कितने हैं भारत में? तो 395 आर्टिकल हैं, लेकिन अब
400 से भी ज्यादा हो चुके हैं, ABCD लगा के 400 से भी ज्यादा, लेकिन बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आप लोग देखिएगा तो 395 आर्टिकल हैं। अच्छा, अब एक और चीज आप लोग सुनते होंगे, अनुसूची। क्वेश्चन पूछता है ये किस मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है, तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको हिंदी में कहते हैं, किस भाग में है, तो भाग 4 में है। आपसे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 61 क्या है, तो राष्ट्रपति पे इंपीचमेंट लाने यानी कि महाभियोग लगाना। आपसे पूछता है अनुच्छेद 123 क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का जो आपको पावर है वो अनुच्छेद 123 में है, यानी कि वो टॉपिक है, वो जो पावर का जो नियम और कानून लिखा गया है किसमें लिखा गया, तो अनुच्छेद 123 में, यानी कि 123वां नंबर टॉपिक में वो राष्ट्रपति का अध्यादेश का वर्णन किया गया है। और अगर आप बात करिएगा अनुच्छेद देखिए 44 का अगर बात करिएगा तो सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये ध्यान समझिएगा, आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद एक टॉपिक है और सब्जेक्ट है भाग किसी भी पुस्तक का। देखिए संविधान का जो पुस्तक है, जो हमारा संविधान क्या है, एक भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है, एक बुक है भैया, ठीक है। ये संविधान इंडियन, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, CO लिख रहे हैं शॉर्ट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बुक है। तो इसमें कितने भाग, 22 भाग, कितने आर्टिकल, 395 आर्टिकल। अब एक बात सुनते हैं आप, अनुसूची। अनुसूची क्या है, अनुसूची कुछ नहीं है। जब देखिए भाग और आर्टिकल जब बन के तैयार हो गया, तो कोई भी बुक जब बन के तैयार हो जाता है तो उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत पड़ती है कि हाँ इसमें कुछ और जोड़ा जाए। तो 2-3 पेज और ऐसा जोड़ दिया गया जिसको अनुसूची कहा गया, याद रखिएगा। तो अनुसूची की संख्या यानी कि शेड्यूल कहते हैं उसको, शेड्यूल, शेड्यूल और अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची कितनी है भारतीय संविधान में, कितनी अनुसूची, तो आप बोलेंगे 12 अनुसूची। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। जैसे जब देश आजाद हुआ तो जब बड़े बड़े जमींदार थे अपना मनमानी करने लगे, बड़े बड़े जमींदार अपना मनमानी करने लगे, तो 9वां अनुसूची लाया गया भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, कि सरकार अगर चाहे तो किसी की भी भूमि को अपने सरकारी कब्जे में ले सकती है, लेकिन वो भूमि का मालिक न्यायालय के पास जा सकता है। आगे हम आप लोग को न्यायपालिका, कार्यपालिका सब एक्सप्लेन करेंगे, धैर्य रखिएगा। अब देखिए 9वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है भैया। दल बदल मतलब एक दल से दूसरे दल में हम जा सकते हैं, किसी के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। आप RJD हैं, हम BJP हैं, अगला कोई कांग्रेस है, कोई भी कहीं पलटी मार सकता है। अपने नीतीश चाचा इसी अनुसूची 10 का बार बार यूज करते हैं और इधर से उधर पलटी मारते हैं। हालांकि डेवलपमेंट भी किए हैं, तो चलिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, बाकी भाइयों बहनों मित्रों सब ठीक है। अब 11वीं अनुसूची क्या है, तो ग्राम पंचायत है, पंचायत है। और 12वीं अनुसूची क्या है, वो आपको नगर पालिका है। हालांकि हम सब आपको जब भाग पढ़ाएंगे, एक एक अनुच्छेद पढ़ाएंगे, एक एक अनुसूची पढ़ाएंगे, तो बस हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं कि संविधान के अंदर है क्या क्या चीज। अब देखिए भारत का संविधान है तो आप लोग जान गए उसमें कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितने आर्टिकल। अब भारत के संविधान के बारे में एक आध फैक्ट बस जान लीजिए, हालांकि अभी आप लोग को चैप्टर में हम दोबारा पढ़ाएंगे ही। भारत का जो संविधान था दोस्तों, वो कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर, आप बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। आप बोलिएगा संविधान सभा की आखिरी तिथि कब थी, कब आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो 24 नवंबर 1949 को आखिरी बैठक थी। और इसी आखिरी बैठक में भारत का जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय है, उसको अपनाया गया। और भारत का समझिए कि और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको अपनाया गया। और उसके बाद आपसे पूछता है कि इसमें संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया, तो 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया इसमें खर्च आया था उस समय, याद रखिएगा। आप एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान को तो बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें कितनी समितियां हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, BN राव, BR अंबेडकर, प्रारूप समिति, लेकिन इसको हाथ से लिखा किसने था, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेम नारायण बिहारी, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा उनका नाम था, याद रखिएगा। प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। अच्छा ध्यान रखिएगा, इन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने संविधान को लिखा था मेरे प्यारे दोस्तों, और लिखने के बदले इन्होंने कोई फीस नहीं मांगी। ये बोले प्रेम नारायण बिहारी रायजादा बोले कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, बस हमको एक चीज चाहिए कि संविधान के हर पन्ने पर, ये जो संविधान का किताब है, ये बुक है, ये हमारा जो होली बुक है, इसके हर पन्ने पर मेरा नाम होना चाहिए। तो संविधान के हर पन्ने पर प्रेम लिखा हुआ है,
संविधान के हर पन्ने पर प्रेम लिखा हुआ है, और प्रेम किनका नाम है? तो प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, जिन्होंने संविधान को लिखा था। और इसके आखिरी पन्ने पर इनके गुरु का भी नाम लिखा हुआ है, गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपना नाम भी लिखाया और अपने गुरु का भी नाम भी लिखाया। अब इतनी बातें हो गई संविधान के बारे में। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में अंतर क्या है। आप तो बोलेंगे सर आप बताएं नहीं, ये तो हम समझ गए, कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची, तो आप लोग जानते हैं, लूसेंट में ही पढ़ते हैं। अब संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में क्या अंतर है, डिफिनेशन तो हम आप लोग को बता दिए कि संविधान क्या है, नियम और कानूनों का एक संकलन है, ठीक है। और राज्य व्यवस्था पॉलिटी क्या है, उस नियम और कानून को धरातल पर उतारती है, व्यवहार में लाती है और लागू करती है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए, अब आप जानते होंगे अनुच्छेद आर्टिकल 17 अनुच्छेद आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्या है, ये आपको कौन नियम देता है? देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था दोस्तों, अभी छुआछूत जितना भी जात पात में हम लोग बट गए हैं, ऋग्वैदिक काल में अगर आप ऋग्वैदिक काल का 10वां मंडल पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल का 10वां मंडल पढ़ेंगे, 10वां मंडल में एक है पुरुष सूक्त। जब हम आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो विचार डिटेल में करेंगे, अभी बस एग्जांपल समझिए। जब ऋग्वैदिक काल का आप 10वां मंडल पढ़ेंगे, जो जिस पुरुष सूक्त जब आप पढ़ेंगे, तो पुरुष सूक्त में वर्णन है, एक महिला कह रही है, एक बूढ़ी महिला कह रही है कि मैं गृहिणी हूं, मेरा भाई, मेरा पति क्षत्रिय है, मेरा बेटा वैश्य है और मेरा दूसरा बेटा शूद्र है। कहने का मतलब कि एक ही परिवार में क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है और ब्राह्मण भी है। तो वहां पे क्या किया गया था, ऋग्वैदिक काल में क्या किया गया था? तो 4 वर्ण में बांटा गया था, 4 वर्ण में बांटा गया था, जो क्या था? कर्म आधारित था दोस्तों, कर्म आधारित था। याद रखिएगा, जो जैसा काम करता था उस आधार पे ही समझिए कि वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक की बात कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाता था, वेद पढ़ता था या पूजा कराता था, जिसको पढ़ने में रुचि थी तो वो ब्राह्मण बनता था। जिसको पढ़ने में रुचि नहीं थी, जो काठी से और जिगर से स्ट्रांग था, जो अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ना चाहता था, तो वो सेना में भर्ती होता था, उसको क्षत्रिय कहते थे। याद रखिएगा, जो पढ़ने में भी कमजोर, जो लड़ने में भी कमजोर, लेकिन दिमाग का तेज, बहुत लोग तो इसे मतलब समझिए कि आप कोई होता है ना, किताबी नॉलेज नहीं है लेकिन बाहर का, आप जिसको बिजनेस करते हैं, बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन बाहर का बिजनेस करते हैं। तो जो बिजनेस करते थे, जो लेन देन करते थे, जो व्यापार करते थे, वो वैश्य कहलाएं। और जो तीनों काम नहीं कर पाते थे, जिनसे तीनों काम नहीं होता था, उनको बोला जाता था कि आपको ये तीनों वर्ग की क्या करनी है? सेवा करनी है। तो वो क्या कहलाते थे? शूद्र कहलाते थे। लेकिन कोई भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता था और कोई भी ब्राह्मण शूद्र बन सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया, जब उत्तर वैदिक काल और महाजनपद का जब काल आया, उसमें क्या हुआ कि कर्म आधारित से हटकर जन्म आधारित बन गया। बड़े जात वाले अपने आप को बड़ा समझने लग गए और छोटा को छोटा बनाते चल गए। तो भारत का संविधान, ये तो हम हिस्ट्री में चले गए, भारत का देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी का पूरा कनेक्टिविटी है। जब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि तीनों सब्जेक्ट का पूरा कनेक्टिविटी है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी का पूरा कनेक्टिविटी है। किसी भी देश का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही मैटर करता है कि वहां पे इकोनॉमी कैसी होगी। भारत में का इकोनॉमी इतना ऊपर क्यों था? अंग्रेज के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? क्योंकि यहाँ भारत में हर चीज था। हिमालय से लेके गंगा का मैदान, उपजाऊ क्षेत्र था, समुद्री तट थे, बहुत सारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज मिलते थे, फिर आपको मसाले की खेती होती थी। तो भारत ज्योग्राफिकली बहुत उन्नत था, इस चलते उसकी इकोनॉमी बहुत हाई है। अब बिहार की इकोनॉमी इतनी कम क्यों है दोस्तों? तो बिहार आधा सूखा से परेशान, आधा बाढ़ से परेशान। तो समझिए कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है। चारों सब्जेक्ट आप लोग को हम पढ़ाएंगे, बिंदास, टेंशन नहीं लेना है। और ऑनलाइन क्लास, और जब क्लास स्टार्ट होगा तो अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आप लोग को इंटरटेन करके पढ़ाया जाएगा। चलिए, अब देखिए क्या समझते हैं। अब देखिए, जब संविधान जब बन रहा था तो इस बात का ख्याल रखा गया कि जो संविधान की, जो देश के निचले पायदान के लोग हैं, जो दलित हैं, उनका शोषण होते आया है, अब उनका शोषण ना हो। तो क्या किया गया? संविधान में अनुच्छेद 17 को जोड़ा गया, जो क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। ये तो आप जानते हैं, छुआछूत। लेकिन छुआछूत का अंत ये तो बता दिया संविधान, लेकिन संविधान अब इसको लागू कौन करेगा? तो 1955 में देखिए एक एक्ट आता है, 1955 में एक एक्ट आता है, जिस एक्ट को कहते हैं भारतीय अस्पृश्यता
अधिनियम 1955 का एक एक्ट आता है जो यह बताता है कि अगर आप अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करेंगे, आप किसी भी दलित को अगर आप भेदभाव करेंगे, अगर बोल भी देंगे कि तुम दलित हो या तुम छोटे जाति के हो, तो आपको 1 महीना से लेके 6 महीना तक की सजा हो जाएगी बस बोलने पर। तो ये देखिए लागू कौन किया, ये जो अनुच्छेद 17 हो गया, ये हो गया संविधान, और ये जो आपको एबोलिशन ऑफ, ये समझिए जो एक्ट हो गया 1955 का जो एक्ट हो गया, जो इसको लागू करता है, ये होता है राज्य व्यवस्था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये था पॉलिटी में आपको, पॉलिटी का देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम बता रहे थे कि पॉलिटी होता क्या है और राज्य व्यवस्था क्या होती है। अब देखिए आगे चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए क्या देखेंगे पॉलिटी में हम लोग, देखिए कोई भी शासन, पॉलिटी में क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, गवर्नेंस है, शासन है, शासन चलाते हैं। जो समझिएगा ना कि सरकार चुनते हैं आप, सरकार क्या करती है, शासन करती है, शासन चलाती है, शासन को गवर्नेंस कहते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे निकल के आता है एक शब्द से जिसका नाम है शासन। शासन, इसको आप समझ जाइएगा तो आप पूरा पॉलिटी समझ जाइएगा। देखिए जो पहला बेसिक चैप्टर है इसको ध्यान से समझिएगा तो पूरा पॉलिटी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा प्यारे दोस्तों। देखिए शासन यानी कि इसको गवर्नेंस कहते हैं, गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस कहते हैं शासन। अब देखिए शासन को हम लोग विभाजित करते हैं, शासन के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग देखते हैं। अगर सबसे पहले देखिएगा तो देखिएगा, या आप लिख भी सकते हैं, देखिए सत्ता, सत्ता के स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर सबसे पहले हम शासन को देखेंगे। सत्ता के स्रोत क्या क्या हैं आप देखते होंगे ना, सत्ता पाने के लिए नेता आप लोग के वोट लेने के समय जब क्या करता है, एकदम पैर पकड़ लेता है, जनता ही माई बाप है, पैर पे दंडवत प्रणाम मारने लगता है। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद देखिए उसका एटीट्यूड और रवैया, जाइए तो मिलने के लिए उसका पीए भी आपसे बात नहीं करेगा। तो भी कमजोरी है यहाँ के लोग। देखें प्रशांत किशोर को हरवा दिए, एक भी सीट नहीं आया, हमको भी दुख हुआ, आप लोग को भी दुख हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि वोट बिक जाता है। अगर 500 रुपया लेके वोट दीजिएगा तो फिर वही काम होगा, वो भी लपेटेगा ही। तो देखिए वो खैर अलग बात है। देखिए सत्ता के स्रोतों के आधार पर शासन के कितने प्रकार होते हैं। शासन के प्रकार दो आधार पर होते हैं, एक होता है सत्ता के स्रोतों के आधार पर और एक होता है शक्ति के विभाजन के आधार पर। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सत्ता के स्रोतों के आधार पर शासन के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया, तो सबसे पहला देखिए शॉर्ट में ही आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि डेमो क्लास है, टाइम बहुत कम है। सबसे पहले आप लोग क्या देखने मिलता है, राजतंत्र, राजतंत्र देखने को मिलता है, जो शुरू से देखा जा रहा था, जिसको मोनार्की कहते हैं, मोनार्की, ठीक है, मोनार्की कहते हैं। यहां पे क्या होता है, राजा और रानी होती है, राजा और रानी। देखते हैं ना, माहिष्मती मेरा वचन ही है मेरा शासन, राजमाता शिवगामी देवी। तो यहाँ पे राजा और रानी होती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जो राजा और रानी का शासन जो होता है उसको क्या कहते हैं, राजतंत्र यानी कि मोनार्की कहते हैं। अब जैसे ब्रिटेन की जो रानी थी, ब्रिटेन की जो रानी आप देखते हैं, ब्रिटेन में रानी चलता है, रानी सिस्टम चलता है, वहां पे राजा नहीं है। क्यों नहीं है राजा, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय की एक ही बेटी थी, एक ही बेटी थी, और वो बेटी समझिए इकलौती बेटी थी, और एक वो बेटी क्या की, सेटिंग कर ली हॉलैंड के राजा से। जो हॉलैंड के जो राजा थे उनकी बेटी वहां उससे लव मैरिज कर ली, शादी कर ली। तो ब्रिटेन का जो शासन, ब्रिटेन की जो जनता थी वो बोली कि हम वहां के राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब रानी ही को हम मानेंगे, राजा को नहीं मानेंगे। तो वहां पे बस रानी का सिस्टम चलता है, याद रखिएगा। इसीलिए वहां पे एलिजाबेथ ये सब के देखते हैं ना, कोहिनूर लगा के रहती है रानी। तो राजा और रानी, और इंडिया में तो रानी का कोई सिस्टम नहीं था। एक हम आप लोग को मेडाइवल में पढ़ाएंगे, रजिया सुल्तान, लेकिन उसको भी जो तुर्क के चहलगानी था, 40 तुर्क सरदार था, जलन से, क्योंकि समझिए कि आती थी पूरा एकदम बॉस बन के आती थी, तो महिला से तो लोग जलते ही थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा अगर चाहती तो मतलब थोड़ा सा चाहती तो मैनेज कर सकती थी, लेकिन उसके में समझिए वो वाला डिप्लोमेसी का भाव उसमें नहीं था रजिया सुल्तान में। तो एक रजिया सुल्तानी थी, हम आप लोग को मेडाइवल में पढ़ाएंगे। बाकी भारत में कोई रानी नहीं देखने के लिए मिलती है, राजा देखने को मिलते हैं। बहुत सारे राजा को हम लोग पढ़ेंगे, हरियक वंश से लेकर शुरू करेंगे तो आप लोग को अंतिम राजा जो ऑपरेशन पोलो चला के अंतिम निजाम तक हम आप लोग को पढ़ाएंगे एक राजा के बारे में दिलचस्पी से, कि कौन राजा क्या किया, कैसे क्या किया। राजतंत्र के बाद हमें दोस्तों देखने को मिलता है एक बात है जो आपको कहते हैं, देखिए क्या, राजतंत्र के बाद आपको अधिनायकवाद कहते हैं, अधिनायक, नायकवाद, वाद, ठीक है, जिसे तानाशाही भी कहते हैं, तानाशाही, तानाशाही, और डिक्टेटरशिप भी कहते हैं इसे, डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो ये शासन का देखिए, शासन का सत्ता के स्रोतों के आधार पर दूसरा क्या हो जाएगा, अधिनायकवाद। तानाशाही आप लोग जानते ही हैं, हिटलर था जर्मनी में वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में। उसके बाद इटली का एक मुसोलिनी था, वो अलग तानाशाह था, वो बोलता था मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, जस्ट ओबे बिलीव एंड फाइट। मतलब मुसोलिनी एकदम सही है, जस्ट ओबे, जस्ट बिलीव एंड जस्ट फाइट, मतलब बस मेरा बात मानो, विश्वास करो और लड़ते रहो, मरते रहो। तो ये तानाशाही है। लीबिया में भी गद्दाफी सब समझिए तानाशाह था, किम जोंग गोलगप्पा जो है वो भी तानाशाह है। तो ये तानाशाही है दोस्तों। तीसरा आप लोग देखते हैं क्या, तो लोकतंत्र देखते हैं। लोकतंत्र जो हमारे देश में है, लोकतंत्र जिसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं जनता का शासन। क्या कहते हैं, ये जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नेंस ऑफ
फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। और याद रखिएगा लोकतंत्र में क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें जनता सरकार चुनती है, तो ये शासन का तीसरा अंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और चीज होता है अभिजात तंत्र, चौथा हो जाएगा अभिजात, अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र क्या होता है समझिएगा, अभिजात तंत्र में क्या होता है, कुछ खास लोग के समूह क्या करते हैं, मतलब समझिए कि राज करने लगते हैं, ऑटोक्रेसी भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। जैसे बुश फैमिली अमेरिका में समझिए क्या कर रही थी, राज कर रही थी। या समझिए कोई भी जो इसका एग्जांपल आप गांधी परिवार से भी ले सकते हैं कि जो आप भाई भतीजावाद देखते हैं, परिवारवाद देखते हैं, तो ये इसी का एग्जांपल है दोस्तों। ये समझिए कि अभिजात तंत्र का ही एग्जांपल है जो परिवारवाद आप देखते हैं, मतलब एक खास ग्रुप के लोग और एक खास परिवार के लोग ही क्या करते हैं, सत्ता में बार बार आने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अभिजात तंत्र। और एक आखिरी हम देखेंगे साम्यवाद तंत्र, साम्यवाद, साम्यवाद जिसको क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी समझ लीजिए, पार्टी लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए चीन में क्या है, अमेरिका में नहीं सॉरी, रूस में क्या है, तो कम्युनिस्ट सरकार है, साम्यवादी सरकार है। आप लोग को हम इतिहास में समाजवाद और पूंजीवाद बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। समाजवाद में देखिए क्या होता है, कम्युनिस्ट सरकार में क्या होता है कि एक पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है वही आपको देश का भी हेड होता है, सेना का भी हेड होता है, शासन प्रशासन सबका हेड होता है। तो मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता जैसे शी जिनपिंग है, अभी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, तो वही समझिए कि सर्वोसर्वा है। तो याद रखिएगा, तो इतनी तरह का शासन के प्रकार आप लोग देख लिए। और हम लोग देखिए अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग को देखिए राजतंत्र से मतलब नहीं, अधिनायकवादी सबसे मतलब नहीं, हम लोग को मेन मतलब है क्या, डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी से हम लोग को मतलब है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछता है सत्ता के स्रोतों के आधार पर शासन के हम लोग ने प्रकार देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे शक्ति के विभाजन के आधार पर शासन के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए शासन यहां फिर से लिख रहे हैं, शासन, शासन यानी कि गवर्नेंस, गवर्नेंस, ठीक है। अब देखिए शक्ति के विभाजन के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है विधायिका, विधायिका, ठीक है। उसके बाद होता है आपको कार्यपालिका, कार्यपालिका। उसके बाद आपको तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ध्यान से समझिएगा, विधायिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, ठीक है। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुडिशियरी, जुडिशियरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए अब सत्ता के शक्ति के विभाजन के आधार पर शासन के गवर्नेंस के तीन भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, उसके बाद होता है आपको कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। अब तीनों का देखिए काम क्या होता है, सबसे पहले तीनों का काम, विधायिका का काम मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कानून को बनाना, कानून को बनाना, को बनाने का काम, बनाने का काम कौन करता है, तो विधायिका क्या करती है कि कानून को बनाने का काम करती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका को काम क्या होता है, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। सबका एग्जांपल आप लोग को बताएंगे, कौन एसपी, डीएसपी, दरोगा, पुलिस, जज, आपको फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, कौन विधायिका है, कौन न्यायपालिका है, कौन कार्यपालिका है। तो कानून को लागू कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा करती है, समीक्षा करती है, कानून की रक्षा करती है, रक्षा करती है, और कानून को रद्द भी करने का पावर, अगर मान लीजिए ये इसने किसी ने कानून बनाया और ये कानून को चला रहा है, लेकिन असंवैधानिक होने पर, अगर संविधान के अनुसार वो कानून नहीं है, या कोई कानून बना है बढ़िया लेकिन संविधान जब वो लागू हुआ धरातल पर, तब संविधान का अगर उल्लंघन कर रहा है, तब क्या करती है, इसको कानून को रद्द भी कर देती है न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका, देखिएगा, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इतनी बातें, विधायिका लेजिस्लेचर कानून को बनाती है भैया, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करती है, धरातल पर, जमीन पर, व्यवहार में लाती है, और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका क्या करती है, कानून की समीक्षा करती है, रद्द करती है। चलिए अब आगे देखिए, समझते हैं इसमें एग्जांपल, इसमें समझते हैं। देखिए अब देखिए इसमें क्या क्या, कौन किसमें किसमें आता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बात करें कानून को बनाने की, लेजिस्लेचर की, तो इसमें देखिए सबसे पहले केंद्र, केंद्र का अलग कानून, केंद्र का अलग विधायिका होती है, और राज्य की अलग विधायिका होती है, ठीक है। केंद्र की विधायिका की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है संसद,
संसद, ठीक है। संसद जो आता है वो अनुच्छेद 69 से बन के आता है, 79, अनुच्छेद 79 से बन के आता है। देखिए आर्टिकल यहां लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद 69 कहता है दोस्तों कि जो भारत की जो संसद होगा, जो विधायिका होगा, जो 79 79 जो होगा, जो भारत की जो संसद होगी, वो 3 चीज से मिलकर बनेगी, भारत के राष्ट्रपति, भारत का लोकसभा और भारत की राज्यसभा। तो याद रखिएगा संसद, देखिए संसद के बाद आपको राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा को हम लोग और क्या कहते हैं, अपर हाउस, अपर हाउस या उच्च सदन, उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। ये कभी भंग नहीं होता है और इसे राज्यों की सदन भी कहते हैं, इसे राज्यों की सदन होता है, जो अलग अलग जो राज्य होते हैं उसकी ये सदन होती है। बात करें इसमें कितने अभी सीट हैं, तो 245 इसमें सीट है, याद रखिएगा, जिसमें से 233 सीट क्या होता है, राज्यों से चुनकर आता है, राज्यों से चुनकर आता है, और बाकी बचे 12 सीट को राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों, मनोनीत, मनोनीत करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि ये उच्च सदन है। अनुच्छेद 80 में देखिए इसका वर्णन है, इसका अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, जो कि कहते हैं कि भारत की जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, यानी कि उच्च सदन है और कभी भंग नहीं होती है, याद रखिएगा। और इसके बाद आती है हमारी लोकसभा, लोकसभा जिसे क्या कहते हैं, जनता की सभा, लोगों की सभा, लोगों की सभा, और इसे लोअर हाउस कहते हैं दोस्तों, लोअर हाउस, लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन इसे कहते हैं, किसको, तो लोकसभा को। और वर्तमान में इसमें 543 सीट है। देखिए पहले इसमें भी दो सीट एंग्लो इंडियन चुनते थे, 2 एंग्लो इंडियन सीट राष्ट्रपति चुनते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब इसमें सीटों की संख्या कितनी हो गई है, 545 हो गई है, याद रखिएगा, 545 हो गई हैं। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है 543 सीट पर ही चुनाव हुआ है, तो याद रखिएगा। तो ये जो लोकसभा हो जाएगी, ये हो जाएगी लोगों की सभा, और राज्यसभा जो हो जाएगी अपर हाउस, जो कभी भंग नहीं होती है, वो राज्यों का सदन होता है दोस्तों। अब यही बात अगर हम लोग राज्य के संदर्भ में करें, ये देखिए किसकी विधायिका, ये केंद्र की विधायिका हो गई, ये केंद्र की विधायिका हो गई। अब इसी को अगर हम लोग राज्य के सदन में देखेंगे, राज्य की विधायिका, तो राज्य में देखिए क्या होता है, राज्य में पहले होता है विधानमंडल, विधानमंडल, मंडल। जैसे भारत का संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता था, वैसे ही भारत का जो राज्यों का जो विधानमंडल होता है वो राज्य का राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा विधानमंडल, उसके बाद विधान परिषद, ठीक है, और विधानसभा, ठीक है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें देखिए क्या होते हैं, विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद, और आपको इसमें आपको देखिए जो राज्यपाल में आपको 153 और 154 क्या कहता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, हर राज्यों का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 कहता है, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, और एक से ज्यादा राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है, यह भी कहता है अनुच्छेद 153। और 154 क्या कहता है, अनुच्छेद 154 कहता है कि जो राज्यों का जो राज्यपाल होगा वो राज्य की विधायिका का सर्वोच्च ये समझिए सिस्टम होगा। हालांकि इसको हम लोग कार्यपालिका में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग समझिएगा। जैसे संसद था, राज्यसभा और लोकसभा था, वैसे ही विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा क्या है, राज्यों की विधायिका है। तो ये हम लोग विधायिका समझ लिए। अब देखिए हम लोग समझेंगे क्या, कार्यपालिका। अब ये लोग क्या करते हैं, संसद क्या करती है, कानून बनाती है, राज्यसभा लोकसभा ये सब मिलकर कानून बनाती है, विधानसभा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा ये सब मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। तो अथवा कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब क्या है, भारत की विधायिका है, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी है। याद रखिएगा इतनी चीज। अब बात करें कार्यपालिका की, देखिए कार्यपालिका की अगर बात करेंगे, कार्यपालिका की यानी कि एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे वहां पे केंद्र और राज्य में हम आप लोग को बताए थे, वैसे ही यहां पे समझिएगा। केंद्र में देखिए सबसे बड़ा जो कार्यपालिका जो होती है वो कौन होती है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संविधान, भारतीय संविधान के सबसे ऊंचले पायदान पर होगा, भारत का सबसे प्रथम नागरिक होगा। ये कौन अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 54 कहता है कि वह कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होगी, ये जो कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। हालांकि समझिए कि पावरफुल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग डीप में इस चीज को पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको कार्यपालिका समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है।
दूसरे नंबर पर, और इनका अनुच्छेद है 63 और 64। ठीक है, 63 और 64 याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के ना रहने पर राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, और ये भारत का संवैधानिक पद का दूसरा सबसे बड़ा हस्ती और व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की बारी आती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 में हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, अनुच्छेद 74 में हम लोग क्या करते हैं, मंत्री परिषद पढ़ते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और यही इसको क्या कर देता है, यही सलाह वाली बात ही इनको पावरफुल बना देता है भारत के प्रधानमंत्री को, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग को बस इसका एग्जाम्पल समझना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग भाग पढ़ेंगे। अब वैसे ही इसके बात करें तो केंद्र की अगर बात करें तो उस केंद्र के बाद अगर राज्य की बात करें, जो देखिए ये केंद्र की आपकी हो गई कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका कौन होती है, तो राज्य की कार्यपालिका आपको हो जाती है राज्यपाल। उसके बाद आपको मुख्यमंत्री और फिर मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163 और 64 में राज्यों का मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की चर्चा है, और राज्यपाल की चर्चा है 153 में, 154 में। याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति की चर्चा है वैसे ही 153 में क्या कहता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 154 क्या कहता है, अनुच्छेद 154 कहता है कि जो राज्यों का जो राज्यपाल होगा वो क्या होगा, राज्यों की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होगा, हेड होगा, याद रखिएगा। अब इसी कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस भी आ जाते हैं। इसके बाद मंत्री परिषद के बाद कौन आ जाता है, आईएएस आईपीएस। ठीक है, ये सब क्या है, कार्यपालिका है। और आपको इसमें देखिएगा एसडीएम डीएसपी, ये सब क्या है, कार्यपालिका है, याद रखिएगा, राज्यों की कार्यपालिका है। अब ये हो गया विधायिका जो कानून बनाई, और ये हो गया कार्यपालिका जो कानून को लागू की। अब इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद आता है आपको भारत की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। देखिए भारत की जो न्यायपालिका है वो पिरामिड नुमा है और एकीकृत है। एकीकृत कहने का मतलब है यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चलता है, यूनिटरी सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एकीकृत प्रणाली कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद क्या होता है आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय। इसी में जिला न्यायालय होता है, आपको सिविल कोर्ट होता है, फौजदारी कोर्ट होता है, फिर आपको जो छोटे मोटे कोर्ट जितने भी होते हैं ये किस में आते हैं, ये आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं। देखिए सब यहाँ पे लिख देते हैं, एससी से सुप्रीम कोर्ट समझ जाइएगा, सब ऑर्डिनेट। तो ये देखिए 3 स्तर का न्यायपालिका है जो क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, एकीकृत प्रणाली है। कहने का मतलब कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हाई कोर्ट से कोई भी आपको केस ले लेगा, उसकी समीक्षा कर देगा, कोई भी चीज अपने पास मंगा लेगा। हाई कोर्ट अगर चाहेगा तो ये छोटे कोर्ट पे समझिए ऑर्डर चला सकता है, इससे कोई भी केस अपने पास मंगा सकता है। तो इसके ऊपर ये याद रखिएगा। हाई सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 124 से लेके 147 में आपको सुप्रीम कोर्ट की चर्चा मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको हाई कोर्ट की अगर बात करें, उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो 214 से लेके आपको 231 तक आपको हाई कोर्ट की चर्चा मिलती है। और अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 231 से लेके 237 तक किसकी चर्चा मिलती है, तो आपको अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट की। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ये भाग 5 में आता है, और हाई कोर्ट और जो आपको ये है हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये भाग 6 में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है, एक पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32, और सुप्रीम कोर्ट के पास उच्च न्यायालय के पास पावर होता है 226। आपकी अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करेगा, आपके मौलिक अधिकार का कोई लागू नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत आप चले जा सकते हैं हाई कोर्ट। और वो क्या करेगा, 5 रिट जारी कर देगा। 5 रिट कौन कौन से होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट जारी करके आपको समझिए कि एक समाज का कल्याण करता है कि आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब जब आप लोग को भाग 3 पढ़ाएंगे तो मौलिक अधिकार आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे कि कब न्यायालय में परिवर्तन होता है,
है, कब आपातकाल की स्थिति में कौन मौलिक अधिकार रहता है, कौन खत्म होता है। इतनी बातें आप लोग जान गए। तो ये थी भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और देखिए आप लोग को एक चीज और आप लोग समझिएगा कि देखिए भारत में देखिए सिस्टम क्या होता है, भारत में कैसा सिस्टम है, तीन तरह का देखिए सिस्टम होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संसदीय सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, ठीक है। और देखिए ये हो गया। एक होता है जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी। अभी आप लोग को कार्यपालिका न्यायपालिका अच्छा से समझ में आएगा जब आप लोग को ये बता ही देते हैं थोड़ा सा। जुडिशियल इसको कहते हैं न्यायिक, न्यायिक सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, ठीक है। और तीसरा होता है, देखिए पहले ये दो समझिए फिर तीसरा बताते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहने का मतलब है कि संसदीय सुप्रीमेसी। यहां पे एक आप वर्ड सुने होंगे, बीपीएससी में कई बार पूछा है कि सर्व सत्ता संपन्न संसद, मतलब कहने का मतलब कि जिस देश में सत्ता, सारा सत्ता किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। सारा सत्ता, सारा पावर किसमें निहित होता है, तो संसद के में निहित होता है, उसको कहते हैं संसदीय सर्वोच्चता। तो ये किस देश में है, भारत में बताइए। भारत में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है या जुडिशियल सुप्रीमेसी है? भारत का कोर्ट ज्यादा मजबूत है कि भारत की संसद ज्यादा मजबूत है? जल्दी बताइए। आप लोग देखे होंगे कि भारत का कोर्ट में और संसद में हमेशा टकराव की स्थिति, डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है, बोलती है हम पावरफुल, हम पावरफुल। लेकिन आप बताइए, अब देखिए क्या है, समझिएगा। ब्रिटेन जो है दोस्तों, ये जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद, ये एग्जांपल है आपको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। ऐसा एक मजाक में कहा जाता है कि समझिए कि मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा ब्रिटेन की संसद अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसके ऊपर जुडिशियल पावर यानी कि कोर्ट वोट का कोई दबाव नहीं चलता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद में क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। जुडिशियल सुप्रीमेसी किस देश में मिलती है, तो अमेरिका की संसद में देखने को मिलता है दोस्तों। अमेरिका की संसद में यहां पे जो सारा पावर जो निहित होता है वो समझिए कि न्यायालय के पास यानी कि कोर्ट के पास निहित होता है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप देखिए उसको हाईजैक करके ले गया तो कोर्ट में पेश किया न्यूयॉर्क में। तो जो आपको यूएसए किसका एग्जांपल है, तो न्यायिक सर्वोच्चता यहां पर है, यानी कि यहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है। अब आप बोलिएगा सर कि भारत में क्या है, भारत में संसदीय है कि जुडिशियल है, संसदीय सर्वोच्चता है कि न्यायिक सर्वोच्चता है? तो देखिए आप देखिए ध्यान से दीजिएगा, भारत में ना पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, भारत में ना जुडिशियल सुप्रीमेसी है, भारत में है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी यानी कि संवैधानिक सर्वोच्चता। भारत की ना न्यायालय ज्यादा पावरफुल है, भारत में ना संसद ज्यादा पावरफुल है। भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो भारत का क्या है, संविधान। वही संविधान, जो वही पुस्तक जिसमें 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, अब आप लोगों को बताए थे, जो वही संविधान क्या है, सबसे ऊपर है। ये आपको सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट से भी ऊपर है। सारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी मंत्री झंत्री अंतरी संतरी से सबसे ऊपर कौन है, तो भारत का संविधान। और भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत का जो संविधान है उसमें सारी शक्ति किसमें निहित होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत, हम भारत के लोग। तो ये था, देखिए ये तो आप लोग का डेमो क्लास था। अब आप लोग को सिलसिलेवार ढंग से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी आपको हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पहले आपको एंशिएंट पढ़ाएंगे, फिर मेडाइवल पढ़ाएंगे। मेडाइवल आपको थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरी हो। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को अच्छा से पढ़ाएंगे क्योंकि ये एग्जाम को लेकर आप लोग को आगे कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो 25% आपका पॉलिटी खत्म ऐसे ही हो जाएगा। और जब जितने भी पॉलिटी के आपको टर्म्स हैं, जैसे ये सब टर्म्स आप लोग को जो आप लोग को हार्ड लग रहे हैं, संसदीय सर्वोच्चता या सर्व सत्ता संपन्न संसद या संप्रभुता, सोवर्निटी, ये सब आप लोग को हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप लोग के लिए ये आप लोग का था डेमो क्लास आपको पॉलिटी का। और आप लोग का जो क्लास होगा उसमें अगर आप लोग को क्लास पसंद आया होगा तो क्लास में जुड़िएगा, कोर्स में जुड़िएगा। और जो लोग भी अगर आसपास रहते हैं तो दीपक सर पटना आपको मुसल्लापुर हाट के पास जो कोचिंग है उसमें ऑफलाइन क्लास में आइएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।